लंदन से एक अहम खबर निकलकर सामने आई है। ब्रिटिश की एक अदालत ने याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसके तहत इजराइल को F-35 लड़ाकू विमानों के कलपुर्जों का निर्यात जारी रखने की अनुमति दी गई थी। यह फैसला उस वक्त आया है जब इजराइल द्वारा गाजा में चलाए जा रहे सैन्य अभियानों को लेकर दुनिया भर में आलोचना हो रही है। ये केस ब्रिटेन के कई मानवाधिकार संगठनों और कानूनी समूहों द्वारा दाखिल किया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इजराइल की कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन है और ऐसे में उसे हथियार या उसके पुर्जे भेजना ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का उल्लंघन होगा, जिन्होंने मांग की थी कि ब्रिटिश सरकार इजराइल को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति पर रोक लगा दे। लेकिन हाई कोर्ट ने ब्रिटिश सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकार को यह अधिकार है कि वो इस तरह के निर्यात संबंधी निर्णय खुद। अदालत का कहना था कि सरकार के पास पर्याप्त खुफिया जानकारी और आकलन मौजूद हैं, जिसके आधार पर वो तय कर सकती है कि किसी देश को सैन्य उपकरण देना उचित है या नहीं। ब्रिटेन की सरकार पहले ही ये कह चुकी है कि वो हथियारों के निर्यात को लेकर एक मजबूत और पारदर्शी नीति का पालन करती है। उनका कहना है कि हर मामले का मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानकों और मानवाधिकार चिंताओं के आधार पर किया जाता है। हालांकि इस फैसले के बाद आलोचक और मानवाधिकार कार्यकर्ता निराश हो गए। उनका ये कहना है कि ये कदम न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है, बल्कि इससे गाजा में हो रही तबाही और इजराइल को मिल रही सैन्य मदद को वैधता भी मिलती है। बताया जा रहा है कि इजराइल के F-35 फाइटर जेट्स में कई पुर्जे ब्रिटेन से आते हैं और इन जेट्स का इस्तेमाल गाजा में की गई एयर स्ट्राइक में हुआ है। ऐसे में ये मामला केवल कानूनी निर्णय नहीं है, बल्कि एक नैतिक बहस का भी केंद्र बन गया है। याचिकाकर्ताओं के पास अब ऊपरी अदालत में अपील का विकल्प मौजूद है, लेकिन फिलहाल इस फैसले से ब्रिटिश सरकार को राहत मिली है, जबकि गाजा की स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता लगातार बनी हुई है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी तेहरान के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक फैक्ट्री पर ईरानी सुरक्षा बलों ने छापा मारा है। इस कार्यवाही के दौरान कई अफगानी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों को शक है कि इन्हीं लोगों ने इस्फहान स्थित एयर डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन हमला किया था। यह हमला बाहर से नहीं बल्कि देश के भीतर से किया जा रहा है। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि गिरफ्तार किए गए अफगान नागरिकों का संबंध इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से है। इन पर आरोप है कि उन्होंने ईरान के रक्षा ढांचे को नुकसान पहुंचाने के लिए देश के अंदर रहते हुए ऑपरेशन अंजाम दिए थे, क्योंकि अब खतरा सीमाओं से नहीं देश के अंदर से सामने आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ड्रोन हमले के लिए इस्तेमाल किया गया सिस्टम आधुनिक साइबर नेटवर्क से जुड़ा और इसे स्थानीय स्तर से संचालित किया गया था। माना जा रहा है कि मोसाद ने अफगान शरणार्थियों की आड़ में अपने एजेंट्स को तेहरान सहित देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा है। यह पहला मामला नहीं है जब ईरान ने अपने भीतर से इस प्रकार की साजिश को उजागर किया हो, लेकिन इस बार मामला सीधे राजधानी और एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ा होने के कारण चिंता और गहराई है। ईरान की सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या इस नेटवर्क के तार देश के अन्य हिस्सों में भी फैले हुए हैं। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि क्या कहीं यह हमला किसी बड़े अभियान का हिस्सा तो नहीं है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ईरानी प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और सुरक्षा प्रणाली में भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चेतावनी है कि अब उन्हें बाहरी खतरों के साथ साथ अंदरूनी घुसपैठ के खिलाफ भी सतर्क रहना होगा। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक चेतावनी है कि उन्हें बाहरी खतरों के साथ साथ अंदरूनी घुसपैठ के खिलाफ भी सतर्क रहना होगा। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर मुल्कों में शुमार होते हैं और इन तीनों ने सिर्फ एक हफ्ते में इजराइल को 821 टन हथियार मुहैया करा दिए हैं। ये सिर्फ आधिकारिक आंकड़े हैं, बाकी देशों से आने वाले हथियार की गिनती अभी बाकी है। माना जा रहा है कि सिर्फ अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में इजराइल को हजारों बॉम्ब, मिसाइल और रॉकेट भेजे हैं, कुछ C-17 ब्रह्मोस्त्र से, कुछ नौसेना के जहाजों से और बाकी गोपनीय रास्तों से। और ये सब तब हो रहा है जब गाजा मलबे में तब्दील हो चुका है। हजारों बच्चे मारे जा चुके हैं, अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटी और मस्जिदें खंडर बन चुकी हैं, पर पश्चिमी मुल्कों की मशीनें अभी भी हथियार उगल रही हैं। ब्रिटेन की अदालतों ने भी सरकार को हथियार निर्यात जारी रखने की मंजूरी दे दी है। जर्मनी की फैक्ट्रियों में बॉम्ब बनते हैं और फिर इजरायली विमानों से गाजा पर बरसाए जाते हैं। इस सब को कहा जाता है सुरक्षा सहायता, पर असली सवाल ये नहीं है कि अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनी क्या कर रहे हैं।
हैं। असली सवाल यह है कि अरब देशों की चुप्पी क्यों है? जो देश तेल से अरबों डॉलर कमाते हैं, जो आलीशान महलों और ट्रिलियन डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं, वो मिडिल ईस्ट को जलते हुए सिर्फ दूर से देख रहे हैं। क्या इसलिए कि उन्होंने सोचा है कि दौलत उन्हें इस जंग से बचा लेगी? क्या उन्होंने मान लिया है कि फिलिस्तीन की आग कभी उनके दहलीज तक नहीं पहुंचेगी? क्योंकि आज जो बम गाजा में गिरे हैं, कल वही बम किसी और मुल्क के शहरों पर गिरते हुए नजर आएंगे। पश्चिम ने मिडिल ईस्ट को एक प्रॉक्सी वॉर जोन बना दिया है, जहां हथियारों की सप्लाई कभी बंद नहीं होती है, लेकिन शांति की कोई कोशिश शुरू नहीं हुई। और इस पूरे खेल में इंसानियत, मजहब और इंसाफ तीनों का गला घोट दिया गया है। अब दुनिया को तय करना है कि वो ये आग हमेशा देखती रहेगी या इसके खिलाफ खड़ी होगी। आयरलैंड यूरोप का वो छोटा सा देश है जिसने आज एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी गूंज न सिर्फ ब्रसेल्स में सुनाई दी, बल्कि वॉशिंगटन और तेल अवीव तक कांप उठे। ले मॉन्ड की रिपोर्ट के अनुसार आयरलैंड यूरोप का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने आधिकारिक रूप से इजराइल से होने वाले सभी आयातों पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित कर दिया है। ये फैसला सामान्य व्यापारिक निर्णय नहीं है, बल्कि एक सख्त राजनीतिक और नैतिक रुख है जो गाजा में हो रही तबाही के खिलाफ एक खुला ऐलान है। आयरलैंड की संसद में जब ये बिल पास हुआ, तब संसद में सन्नाटा था और फिर गूंज उठी तालियों की आवाज। संसद के अंदर और बाहर सैकड़ों लोग इस क्षण का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वोटिंग पूरी हुई, आयरलैंड ने इजराइल को एक सीधा संदेश भेज दिया, हमें खून के धंधे में भागीदारी नहीं बनना है। ये कानून इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में बने सामानों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। ये कानून इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में बने सामानों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, वो चाहे डेड फलों की पैकिंग हो, चाहे हथियारों की तकनीक हो या कोई और व्यापारिक सामान हो। इस फैसले के पीछे सिर्फ राजनीतिक दबाव नहीं है, बल्कि आयरिश जनता की एक लंबे समय से चलती आ रही नैतिक मांग है। आयरलैंड ने हमेशा फिलिस्तीन की आजादी और अधिकारों का समर्थन किया है। गाजा में हाल ही के महीनों में हुई हजारों मौतों, तबाही और बेघर होते लोगों की तस्वीरों ने आयरलैंड समाज को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। आयरलैंड के विदेश मंत्री ने संसद में कहा कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम शांति के पक्षधर हैं, और साथ ही उस सरकार से व्यापार भी करते रहे जो मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन कर रही है। तेल अवीव ने डबलिन में अपने राजदूत को सलाह मशवरे के लिए वापस बुला लिया है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के कुछ देशों ने भी इस कानून पर अपनी गंभीरता जताई है। अब सवाल यह है, क्या आयरलैंड इस शुरुआत से यूरोप में एक नई लहर शुरू होगी? क्योंकि अगर एक छोटा सा देश अपने व्यापारिक नुकसान की परवाह किए बिना मानवाधिकारों के पक्ष में खड़ा हो जाता है, तो फिर बाकी चुप क्यों है? दुनिया देख रही है और अब नजरें यूरोप की बाकी संसदों पर टिकी हैं। रविवार को सामने आई इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 गाजा पट्टी में इजरायली सेना के लिए सबसे घातक महीना साबित हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जून की शुरुआत से अब तक गाजा में कुल 20 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। हिब्रू भाषा के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र येदियोश एहरोनोत ने इस तथ्य की पुष्टि करते हुए बताया है कि भले ही गाजा इस समय ईरान के साथ चल रहे संघर्ष की पृष्ठभूमि में एक द्वितीय मोर्चा बन गया हो, लेकिन वहां की जमीनी हकीकत अभी भी बेहद भयानक बनी हुई है। गाजा में जारी छोटी मोटी झड़पों और हमलों में इजरायली सेना को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट से एक बात तो साफ हो जाती है, गाजा जिसे इजराइल इस समय प्राथमिक युद्ध क्षेत्र नहीं मान रहा था, वहां का प्रतिरोध अब भी इजरायली सैन्य अभियान के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। ये आंकड़ा एक गंभीर चेतावनी की तरह देखा जा रहा है कि गाजा को नजरअंदाज करना या उसे दूसरी प्राथमिकता पर रखना इजराइल को महंगा पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी पक्ष की ओर से भी लगातार ये दावा किया गया है कि इजरायली हमलों में आम नागरिकों और बच्चों की जानें जा रही हैं। इस पूरे परिदृश्य में एक बार फिर ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या किसी एक मोर्चे को कमजोर मान लेना रणनीतिक भूल हो सकती है? जून महीने की घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि गाजा पट्टी अभी भी एक सक्रिय, सशक्त और खतरनाक युद्ध क्षेत्र है और इस दूसरे मोर्चे की उपेक्षा इजरायली सेना को गंभीर हानि पहुंचा सकती है। ईरान ने एक बार फिर इजराइल को सख्त चेतावनी दी है। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने अपने हालिया बयान में कहा है कि अगर इजराइल ने दोबारा कोई आक्रामकता दिखाई तो उसे फिर वैसी ही कड़ी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए जैसे पहले दी गई थी। उनके
इस बयान को इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए एक सीधा संदेश माना जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ईरान को ना तो इजराइल और ना ही अमेरिका से किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय समझौते, नियमों या युद्ध विराम के वादों पर भरोसा है और इसी अविश्वास के चलते ईरान लगातार सतर्क है और अगर फिर से आक्रामकता होती है तो जवाब और भी ज्यादा कड़ा आएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है, वहां हाल ही में जीपीएस सिग्नल में लगातार आ रही गड़बड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन के लिए एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। दुनिया भर के तेल और मालवाहक जहाज जो इस रास्ते से होकर गुजरते हैं अब नेविगेशन में बाधा महसूस कर रहे हैं। बीते कुछ हफ्तों में कई व्यापारिक जहाजों के कप्तानों ने रिपोर्ट किया है कि उनकी जीपीएस सिस्टम अचानक काम करना बंद कर देती है या गलत लोकेशन दिखाती है। इससे न केवल जहाजों के रास्ते में भ्रम की स्थिति बन रही है बल्कि टकराव और समुद्री दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह जानबूझकर किया गया जीपीएस जैमिंग ऑपरेशन हो सकता है जो किसी देश या समूह द्वारा रणनीतिक रूप से अंजाम दिया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील बनाती है, जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल टैंकर गुजरते हैं। कुछ जहाज अब पारंपरिक नेविगेशन उपकरणों जैसे रडार और कंपास पर भरोसा करने को मजबूर हैं, लेकिन ये तकनीकें आधुनिक जीपीएस जितने सटीक नहीं होते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने इस घटनाक्रम को गंभीरता से लिया है और संबंधित देशों से जवाब मांगा है। हालांकि अभी तक किसी भी देश ने आधिकारिक रूप से इस जीपीएस जैमिंग घटनाओं की जिम्मेदारी नहीं ली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रही ये तकनीकी छेड़छाड़ न केवल एक सुरक्षा का मुद्दा है बल्कि ये वैश्विक भू राजनीतिक तनावों की ओर भी इशारा करती है। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या वैश्विक शक्तियां मिलकर इस समस्या का हल निकालती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही की बात थी। वो भारत में मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग का एक ऐसा काला अध्याय बन गया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले की शुरुआत एक चौंकाने वाले घटनाक्रम से हुई है, जब एक निर्दोष भारतीय नागरिक को देश के कुछ प्रमुख न्यूज चैनलों ने पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी करार दे दिया था। बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ शक के आधार पर उस व्यक्ति की तस्वीर न्यूज चैनलों की स्क्रीन पर लाल घेरे में दिखाई गई थी और फिर शुरू हुआ न्यूज स्टूडियो का आतंकवादी थिएटर। एक एंकर चिल्ला रहा था, ये वो शख्स है जिसने हमारे देश की पीठ में छुरा घोंपा है। दूसरा एंकर उंगली उठाकर ये कह रहा था, इसका मोबाइल पाकिस्तान में क्यों एक्टिव हुआ। तीसरा अपनी स्क्रीन पर गूगल मैप घुमा घुमा कर बता रहा था कि ये बनारस से लाहौर की साजिश का ब्रिज है। एक ने टेरर टाइमलाइन चला दी जिसमें एक बचपन की स्कूल रिपोर्टिंग से लेकर आज तक सबको साजिश से जोड़ दिया। दूसरे ने माँ के आंसू और पड़ोसियों की खामोशी को पाकिस्तान से जोड़ दिया और तीसरे ने तो एआई के जरिए इस व्यक्ति की मूछें काली और घनी और ज्यादा खतरनाक बनाने की कोशिश की ताकि लुक पूरा आतंकवादी जैसा लगे। पर जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तब इसका पर्दा उठा और सच्चाई सामने आई जिसे मीडिया ने कभी दिखाया ही नहीं। अदालत ने पाया कि इस व्यक्ति का किसी भी आतंकी गतिविधि से कोई नाता नहीं था, कोई सबूत नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई लिंक नहीं था। ये सिर्फ कुछ बेहद देशभक्त एंकर्स की कल्पना और कुछ टीआरपी का लालच था। कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाते हुए दो बड़े मीडिया हाउस, एक अंग्रेजी और एक हिंदी चैनल पर 5-5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने कहा कि सिर्फ पत्रकार होने से किसी को हक नहीं मिल जाता कि वो किसी निर्दोष व्यक्ति की जिंदगी इस बेरहमी से बर्बाद कर दे। इस फैसले ने भारतीय मीडिया की जवाबदेही पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मीडिया का काम लोगों को गुमराह करना नहीं है बल्कि सच्चाई को सामने लाना है और जब मीडिया ट्रायल कानूनी ट्रायल से पहले किसी को दोषी घोषित कर देता है तो ये संवैधानिक मूल सिद्धांतों का अपमान है। वो व्यक्ति जिसकी जिंदगी एक झटके में उजाड़ दी गई अब समाज में फिर से खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है। अदालत ने कहा कि इनको मुआवजा दिया जाए, लेकिन उसकी टूटी छवि, खोई हुई नौकरी और समाज की नजरों में गिरी इज्जत क्या सिर्फ पैसे से वापस आ सकती है? ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मीडिया की नैतिकता और संवैधानिक मर्यादाओं पर एक कटघरे की तरह खड़ा हो गया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर याद दिला दिया है कि माइक, कैमरा और स्टूडियो की चमक के पीछे जब जिम्मेदारी खो जाती है तो पत्रकारिता नहीं तबाही होती।